नमस्कार दोस्तों, मैं भास्कर मिश्रा स्वागत करता हूं आप सभी का देश के नंबर वन एजुकेशन प्लेटफॉर्म वाईफाई स्टडी पर, विच इज अ पार्ट ऑफ अन अकेडमी। गुड इवनिंग एवरीवन, सभी का स्वागत किया जाता है। दोस्तों, मैं आपके सामने हूं इस समय 7 बजे मंडे टू फ्राइडे सेशन लाता हूं आपके लिए, जो कि एसएससी, सीएचएसएल, स्टेनो और सीजीएल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सवालों के जो टाइप्स हैं बहुत ही क्लास हैं, बहुत ही अच्छे सवाल हैं और हर ऑप्शन में आपको नया सवाल मिलता है। इसी अंदाज से मैं डेली आपके लिए नए क्वेश्चंस बना के लाता हूं दोस्तों। तो जुड़ जाइए आप सभी लोग, सेशन को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। डेली 7 बजे आप मुझे यहाँ मिला करिए दोस्तों। सामने कोड चमक रहा है जो कि सफलता की गारंटी देता है। इस कोड का इस्तेमाल करिए, देश के नंबर वन एजुकेशन प्लेटफॉर्म से जुड़ जाइए और सभी एडुकेटर्स की क्लासेस को फ्रीली एक्सेस करिए। ऐसा प्लेटफॉर्म आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो जुड़िए मेरे साथ, मेरे कोड के साथ, मिश्रा 10। जो स्टूडेंट्स पहली बार अन अकेडमी पर जुड़ेंगे वो इस कोड की मदद से फ्री क्लास को एक्सेस कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये 1 बजे और शाम को 7 बजे मंडे टू फ्राइडे सेशन लाता हूं मैं। ठीक है दोस्तों, 1 बजे हम मिलते हैं सैटरडे और संडे को अन अकेडमी पर। आप मुझे मेरे नाम को फॉलो कर लीजिए। सैटरडे और संडे को अन अकेडमी पे मिलते हैं दोस्तों। मैराथन क्लास होती है जिसमें करंट अफेयर, स्टैटिक, जीएस सब होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन होता है। आप सभी जुड़ सकते हैं सैटरडे संडे 1 बजे, जुड़ना ना भूलिएगा। डेली करंट अफेयर लाते हैं 8 बजे। हर एग्जाम के लिए करंट अफेयर इंपॉर्टेंट होता है, जानना जरूरी है। देश दुनिया में क्या चल रहा है वो मैं बताऊंगा आपको एक नए अंदाज में, एक नए तरीके से। जो एक बार सुनेगा इन खबरों को आपके दिमाग में बैठ जाता है। एक बार आइए, जरूर स्वागत है आपका। फ्री क्लास 1 बजे है सैटरडे संडे को, मैं पहले जानकारी दे चुका हूं आपको। चलते हैं आगे। करंट अफेयर डेली सुबह 8 बजे बैंक गोल कैटेगरी में होता है अन अकेडमी पर। फॉलो करिए मेरा नाम भास्कर प्रताप मिश्रा, कोड है मिश्रा 10। आगे पहला सवाल आज का। शाम हो चुकी है, फटाफट सभी लोग जुड़ जाए मेरे साथ दोस्तों। 11 दिसंबर आज डेट है। आपसे पूछा जा रहा है एक बहुत ही सरल सवाल। यूनाइटेड नेशन एक बहुत ही महत्वपूर्ण संस्था है, बहुत ही बड़ा मंच है जो कि पूरे विश्व को एक साथ इकट्ठा करता है, जोड़ने का प्रयास करता है। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषा नहीं है, आपसे पूछा जा रहा है। तो सबसे पहली खास बात, जब तक आप लोग इस सवाल का जवाब देंगे मैं आपको कुछ और बातें बता देता हूं। संयुक्त राष्ट्र की जब बात करते हैं तो 24 अक्टूबर 1945 इसकी स्थापना हुई इस दिन, और इसीलिए यूनाइटेड नेशन डे मनाया जाता है इस दिन। याद रखिएगा, यूएन डे मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, अगली बात, इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज 6 हैं, 6 ऑफिशियल लैंग्वेज हैं। लेकिन वो कौन कौन सी लैंग्वेज हैं आपको ये पता होना चाहिए दोस्तों। हमारी 6 क्लासिकल लैंग्वेज हैं, ये भी बता देते हैं आपको। लेकिन यहाँ पर जवाब स्पेनिश बिल्कुल सही है, जापानी सही नहीं है। जापानीज क्लास हमारे जापानीज यूनाइटेड नेशन की ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है। चीनी है, अरबी है, फ्रेंच है, रशियन है और इंग्लिश तो है ही। तो ये 6 लैंग्वेज हैं जो कि यूनाइटेड नेशन की ऑफिशियल लैंग्वेज हैं। याद रखिएगा दोस्तों, लैंग्वेज से एक सवाल बन सकता है एग्जाम में। अगली बात, आपसे कोई पूछ ले विश्व में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषाएं कौन से देश में, जीवित भाषाएं, तो वो पापुआ द गुवेना में है। आपसे कोई पूछ ले मेरे दोस्तों हमारे देश में ऑफिशियल लैंग्वेज यानी कि राजभाषा कितनी, कुल मिलाकर 8वीं अनुसूची में तो 22 हैं। क्लासिकल लैंग्वेज कुल कितनी है तो 6 हैं। तो इस प्रकार के सवाल एग्जाम में आ जाते हैं। याद रखिए, आगे बढ़ते हैं, हम लोग चलते हैं। यूनाइटेड नेशन की कुल मिलाकर 6 मेन बॉडीज हैं और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में भारत 8वीं बार चुना गया है। इस वर्ष अगस्त 2021 में भारत को अध्यक्षता करने का मौका मिलेगा सुरक्षा परिषद में। खास खबरें इस क्वेश्चन से संबंधित खत्म करते हैं, बढ़ते हैं अगले सवाल पर। आपसे पूछा जा रहा है राष्ट्रीय हरित अधिकरण। ठीक है जी। तो एनजीटी की जब बात करते हैं हम लोग, ये है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। ठीक है बच्चे, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। जब हम इसकी बात करते हैं तो इसके अध्यक्ष का नाम पूछा जा रहा है और साथ साथ में इसका मुख्यालय कहां पर है, आपसे ये जानकारी ली जा रही है। आपके मन में सवाल आ रहा होगा एनजीटी क्या है। जुड़ा हुआ है हरित प्राधिकरण या अधिकरण की बात करें तो बेटा ग्रीन ट्रिब्यूनल, यानी कि देश का जो पर्यावरण स्तर है, देश में जो बायोडाइवर्सिटी है, देश में जो जैव विविधता है वो उसी प्रकार से मेंटेन रहे, डेवलपमेंट का प्रोसेस चलता रहे, लेकिन डेवलपमेंट
या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर होने के कारण इन सब चीज़ों पर असर ना पड़े। जहां पर भी एनजीटी को लगता है कि इससे पर्यावरण को नुकसान पहुंच रहा है, ऐसे प्रोजेक्ट्स को एनजीटी ठंडे बस्ते में डालने में 2 सेकंड भी नहीं लगाता है। बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हमारे देश में एनजीटी ने रुकवा दिए हैं, ये जानकारी मैं आपको दे देता हूं। इस समय एनजीटी के जो चेयरमैन हैं उनका नाम और हेडक्वार्टर एनजीटी का कहां पर है, ये आपके कमेंट बॉक्स में जवाब आ जाने चाहिए थे। एकदम सही जवाब आ रहे हैं, आदर्श गोयल हैं और नई दिल्ली इसका हेडक्वार्टर है। स्थापना कोई पूछे कब, 2010 में हुई थी एनजीटी की स्थापना। एनजीटी यानी कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010 के तहत एनजीटी की स्थापना हुई थी। ठीक है बच्चे, कहानी को आगे बढ़ा देते हैं। यहां पर एक नाम चर्चाओं में है, बीपी काटके, अभी असम के बागजान ऑयल फील्ड में, जो कि असम के तिनसुकिया जिले में है, जहां पर एक नेशनल पार्क भी है, डिब्रू सैखोवा। बागजान ऑयल फील्ड में आग लगी और वो आग अभी तक लगी हुई है, उसे हम बुझा नहीं पाए हैं। इसके लिए कनाडा से स्नबिंग यूनिट बुलाई गई है जो आग बुझाने का काम करेगी। ठीक है दोस्तों, अब इस मुद्दे पर भी एनजीटी ने कमेटी गठित कर दी थी, बीपी काटके उस कमेटी को लीड कर रहे हैं। 25 करोड़ की पेनल्टी लगाई है उस तेल कंपनी के ऊपर जिसका नाम ऑयल इंडिया लिमिटेड है, जिसका वो तेल का कुआं है। अब देखिए, इतनी सारी बातें बनती हैं एग्जाम में, आपके एग्जाम में पूछी जा सकती हैं बातें, इनको ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, हम चलते हैं, देखते हैं अगला सवाल कौन सा आपके लिए। निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान भारत में खुदरा भुगतान क्षेत्र का नियामक है। अब समझ लीजिएगा, खुदरा भुगतान का मतलब रिटेल पेमेंट, हम जो आम तौर पर छोटी मोटी पेमेंट्स करते रहते हैं उसकी बातें कर रही हैं। हमने ऑनलाइन पेमेंट कर दी, हमने मॉल में जाकर पेमेंट कर दी, हमने किसी पेट्रोल पंप पे पेमेंट कर दी है, किसी दोस्त को पैसा भेज दिया है, किसी फ्रेंड को ऐसे ट्रांसफर किया है। तो ये सब जो पेमेंट्स हैं जो हम रेगुलर इंटरवल पे करते रहते हैं दोस्तों, इनको कौन रेगुलेट करता है, इनका नियामक कौन है, इनका रेगुलेटर कौन है, आपसे पूछा जाता है। जब इस प्रकार का सवाल आता है तो आपके मन में एक क्वेश्चन उठता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, लेकिन वो एकदम गलत जवाब है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इन सब चीजों को बोला कि ये झमेला लगता है हमें, हम खुद ना देखकर इसे एक संस्था का निर्माण कर देते हैं। वो देखिएगा उसे, वो कौन सी संस्था है, उसका नाम है एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। क्या नाम है मेरे दोस्तों, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ये जो संस्था है बच्चों, इसकी स्थापना 2008 में हुई। हेडक्वार्टर कहां पर है, मुंबई में है। और अगर कोई पूछे इसका सीईओ कौन है इस समय, तो आप बोलेंगे दिलीप असबे हैं। नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, हेडक्वार्टर मुंबई, स्थापना 2008, सीईओ दिलीप असबे। दिलीप असबे याद रखिएगा, दिलीप असबे इसके सीईओ हैं। ठीक है भैया, आगे बढ़े। तो अब आपसे कोई पूछे रिटेल पेमेंट सेक्टर रेगुलेट कौन करता है, तो आप बोलेंगे एनपीसीआई, ना कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आरबीआई और आईबीए, इंडियन बैंकिंग एसोसिएशन, ही प्रमोट करता है, एनपीसीआई को प्रमोट करता है, लेकिन रेगुलेटरी कौन सी है। अब आपसे ये कंफ्यूज मत होइएगा कि देश में बैंकिंग सेक्टर को कौन रेगुलेट करता है, वो आरबीआई करता है। बैंकिंग सेक्टर को कौन रेगुलेट करता है, आरबीआई। इंश्योरेंस सेक्टर को कौन रेगुलेट करता है दोस्तों, आईआरडीआई, इंश्योरेंस को। कैपिटल मार्केट, शेयर मार्केट को कौन रेगुलेट करता है, तो आप बोलेंगे सेबी। याद रख लीजिएगा, छोटे छोटे सवाल एक एग्जाम में आ जाते हैं और आपको धोखा दे देते हैं। आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास, इरडा के गवर्नर सुभाष चंद्र खुंटिया, सेबी के गवर्नर अजय त्यागी। इतनी सारी बातें, एक सवाल, ढेर सारी बातें, जानकारी मिल चुकी है आपको। इसी प्रकार से हम हर सवाल में हर ऑप्शन को समझाएंगे, जिससे आपकी नॉलेज लगातार बढ़ेगी और आपका एग्जाम में आपको काफी मदद मिलेगी। अगला सवाल, ये सवाल दोस्तों मॉडर्न हिस्ट्री का है। कहां से उठाया गया सवाल है, ये मॉडर्न हिस्ट्री का सवाल है। जब हम बात करते हैं दोस्तों 8 अगस्त की, कब की बात करते हैं, 8 अगस्त। 8 अगस्त आपको याद होना चाहिए। जब 8 अगस्त 1942 की बात करेंगे तो क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन जोर पकड़ चुका था अपना। और इस आंदोलन में जितने भी स्वतंत्रता सेनानी थे हमारे, जो भी फ्रीडम फाइटर्स थे, जो इस आंदोलन में भाग ले रहे थे, उन नेताओं को गिरफ्तार करने के लिए ब्रिटिश हुकूमत द्वारा एक ऑपरेशन शुरू किया गया था।
उस ऑपरेशन का नाम पूछा जा रहा है, नाम क्या था। ऑपरेशन डार्क 30, क्या 30 लोगों को पकड़ने के लिए इस ऑपरेशन को चलाया गया था। ऑपरेशन जीरो आवर या ऑपरेशन थंडर बोल्ट या ब्लैक थंडर, आपको जवाब देना है। इंपॉर्टेंट है, अलग एक्सेप्शनल सवाल है, पूछा जा सकता है। 8 अगस्त 1942 दिन याद रखेगा, इसे अगस्त क्रांति के तौर पर भी देखा जाता है, अगस्त मूवमेंट के तौर पर भी देखा जाता है। बॉम्बे में इस क्रांति की घोषणा महात्मा गांधी द्वारा की गई थी और ये सबसे बड़ी क्रांति कहलाई, जिसके बाद अंग्रेज यहां से निकल लिए, ऐसा माना जाता है। तो ऑपरेशन थंडर बोल्ट इज द राइट आंसर। तीसरा ऑप्शन एकदम दुरुस्त है, याद रखिएगा इसे मेरे दोस्तों, एग्जाम में सवाल बन सकता है। एग्जाम में क्या बन सकता है, सवाल बन सकता है। आगे चलते हैं, हम लोग चलते हैं और खबरों को देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे भारतीय क्रांति का जननी बोला जाता है। जैसे आमतौर पर फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, फादर ऑफ व्हाइट रेवोल्यूशन, फादर ऑफ रेवोल्यूशन जानते हैं हम लोग, यहां पर मदर ऑफ इंडियन रेवोल्यूशन के बारे में कोई पूछे कौन है भाई वो। सवाल अनोखा है, ऐसे ही अलग अलग सवाल आपके लिए लाते हैं जो आमतौर पर आपको देखने को नहीं मिलते हैं। साथ साथ में डीप एक्सप्लेनेशन मिलेगा आपको, जिससे आपको ज़्यादा जानकारी मिल सकेगी। डेली जुड़ा करिए हमारे साथ दोस्तों, इसी टाइम पर मंडे टू फ्राइडे। बहुत इंपॉर्टेंट, क्रांति की जननी के रूप में एनी बेसेंट नहीं। एनी बेसेंट की जब बात करते हैं तो होम रूल मूवमेंट इन्होंने शुरू किया था। कौन सा मूवमेंट मेरे दोस्तों, होम रूल मूवमेंट, याद रखिएगा। पहली महिला जो इंडियन नेशनल कांग्रेस की अध्यक्ष बनी, महिला के बाद में पूछे, भारतीय महिला तो सरोजिनी नायडू, कब, 1925 कानपुर अधिवेशन 1925, आईएनसी प्रेसिडेंट के तौर पर। मैडम कामा इज द राइट आंसर। ये तीसरा जो है एकदम दुरुस्त आंसर है बेटा, कम सुना होगा आप लोगों ने, इनके बारे में पूरी जानकारी आपको दी जाती है। इनका पूरा नाम भिखाई जी रुस्तम कामा है, जिन्हें मैडम कामा के नाम से आप जानते हैं दोस्तों। 24 सितंबर 1861 में इनका जन्म बॉम्बे में हुआ था। आउटस्टैंडिंग लेडी, दृढ़ता, निष्ठा, निडरता, साहस, ये इनकी उपलब्धियां हैं। और साथ साथ में स्वतंत्रता के लिए जुनून इनके अंदर भरा हुआ था दोस्तों। ये फ्रीडम फाइटर के तौर पर जानी जाती हैं और भारतीय क्रांति की जननी के तौर पर भी इन्हें देखा जाता है। एग्जाम में सवाल पूछा जा सकता है, एक्सेप्शनल केस है, याद रखिएगा। मैडम कामा का पूरा नाम भिखाई जी रुस्तम कामा। ठीक है बच्चे, अगला सवाल आपके लिए यहां पर जो सवाल रखे गए हैं वो ज्योग्राफी से जुड़े हुए हैं, भूगोल से संबंधित सवाल हैं। और ये सवाल जो हैं माउंटेन पासेज यानी कि पहाड़ी दर्रों से संबंधित हैं। यहां पर पूछा गया है पहाड़ी दर्रे और उनसे संबंधित जानकारी में कौन सा ऑप्शन सही नहीं है, यानी कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। ये पूछा जा रहा है आपसे, विच ऑफ द माउंटेन पास एंड देयर रिलेटेड इंफॉर्मेशन इज नॉट करेक्ट। वो पहाड़ी दर्रा जो सिंधु नदी द्वारा बनाया गया है, मतलब सिंधु नदी द्वारा उसे काट कर बनाया गया है नेचुरली, उस दर्रे का नाम क्या है, बनिहाल दर्रा। कोई पूछे कहां पर है, जवाब होता है मेरे दोस्तों जम्मू कश्मीर। ठीक है बच्चे, दर्रा जो श्रीनगर को लेह से जोड़ता है, श्रीनगर को लेह से जोड़ता है, वो जोजिला दर्रा है। और ये जम्मू कश्मीर में नहीं, ये लद्दाख में है, यूनियन टेरिटरी के बनने के बाद। यहाँ पर एक टनल भी बनाया जा रहा है जो लगभग 14 किलोमीटर जितना लंबा होगा। ब्लास्टिंग का काम शुरू हो चुका है। नितिन गडकरी जो कि मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे संभालते हैं, मॉर्थ संभालते हैं, उन्हीं के द्वारा इसे इनॉग्रेट किया गया था। कैलाश और मानसरोवर के बीच में का जो भूमि मार्ग है, लैंड वे जो है, वो कौन सा दर्रा प्रोवाइड करता है, माना दर्रा। और ये माना दर्रा आपसे कोई पूछे कहां पर भैया, तो बोलेंगे सिक्किम में। विश्व की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग, अटल सुरंग। अब देखिए आपको लग रहा होगा सवाल कौन सा गच्चे वाला सवाल है, ये कहां पर है, ये रोहतांग दर्रे पर। तो इस तरह से सारे ऑप्शन आपके करेक्ट हैं, कोई भी ऐसा ऑप्शन है जो गलत नहीं है। तो मेरे दोस्तों ये एक गच्चे वाला सवाल था। जो बच्चे नए होंगे उन्हें सवाल के टाइप के बारे में जानकारी नहीं होगी। गच्चे वाला एक सवाल ऐसा होता है जिसमें सारे ऑप्शन सही होते हैं या फिर सारे ऑप्शन गलत होते हैं। आपको पकड़ना होता है कि ये गच्चे वाला सवाल है कि नहीं है। चारों के चारों ऑप्शन सही हैं और जानकारी भी एकदम पुख्ता है, ऑल आर करेक्ट। ठीक है बच्चे, याद रख लीजिएगा, एग्जाम में इससे संबंधित सवाल बन सकते हैं और इसी प्रकार के टफ क्वेश्चंस मैं आपके लिए लाता रहूंगा।
1939 की जब बात करते हैं, 1939 कि प्रसिद्ध त्रिपुरी सत्र, इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो त्रिपुरी सत्र हुआ था मेरे दोस्तों, काफी चर्चित रहा था 1939 का। त्रिपुरी की जब बात करते हैं तो एक विलेज है, कहां पर, ये गांव था एक, और गांव कहां पर है भैया, ये मध्य प्रदेश का एक छोटा सा गांव कस्बा था, ठीक है बच्चे, जहां पर ये सम्मेलन 1939 में हुआ था। और यहां पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दो अध्यक्ष चुने गए थे, वो थे सुभाष चंद्र बोस। कौन चुने गए थे मेरे दोस्तों? आंसर क्या है? सुभाष चंद्र बोस। और इन्होंने हराया था महात्मा गांधी के द्वारा खड़े गए कैंडिडेट को, नाम क्या था? पताभाई सीतारमैया। याद रखिएगा, सुभाष चंद्र बोस ने इसमें हराया किसको था? सीतारमैया को हराया था, जो कि महात्मा गांधी के कैंडिडेट थे। सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में अध्यक्ष चुनने के बाद एक तेज तर्रार तरीके से क्रांति को शुरू करने के लिए बोला, और बोला कि अब हमें ये पढ़ लेना चाहिए कि हम अंग्रेजों को यहां से दफा कर देंगे, ठीक है बच्चे। लेकिन उनके द्वारा उठाए गए कदमों से बाकी लोग और खासकर महात्मा गांधी सहमत नहीं थे। महात्मा गांधी के विचार और उनके विचारों में मतभेद था, और इन्हीं के कारण सुभाष चंद्र बोस 1939 में इस पद से इस्तीफा देते हैं। फॉरवर्ड ब्लॉक नाम का एक पार्टी, एक संगठन कांग्रेस के अंदर ही शुरू कर देते हैं, ठीक है बच्चे। और इस तरीके से कहानी आगे बढ़ती है। इससे पहले 1938 में, 1938 में भी सुभाष चंद्र बोस इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे, लगातार 2 वर्ष, ठीक है बच्चे। 39 में उन्हें इस्तीफा दे दिया था। कई बार एग्जाम में सवाल बन जाता है, ठीक है बच्चों। उसके बाद 46 तक मौलाना अबुल कलाम आजाद ही प्रेसिडेंट के तौर पर रहते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस के। पहले एजुकेशन मिनिस्टर भी हैं, याद रखिएगा। 11 नवंबर को राष्ट्रीय एजुकेशन या राष्ट्रीय शिक्षा दिवस होता है, नेशनल एजुकेशन डे होता है। रास बिहारी घोष का नाम यहाँ लिखा हुआ है। रास बिहारी घोष की जब बात करते हैं तो आपको सूरत अधिवेशन याद आ जाएगा। कौन सा अधिवेशन मेरे दोस्तों? सूरत अधिवेशन। इसे बोलते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस में स्प्लिट हुआ था, यानी कि ये 2 टुकड़ों में बट गई थी, नरम और गरम दल। बाद में कहने का मतलब है नरम दल ही काबिज रहा कांग्रेस पर, ठीक है बच्चे। आगे बढ़ते हैं, चलते हैं अगले सवाल पर। सोलंकी रानी, नाम क्या था उनका? नैकी देवी, ने कयाद्रा के युद्ध में निम्नलिखित में से कौन से आक्रमणकारी को हराया था? अब देखिए, आमतौर पर इस नाम को आप नहीं सुनते हैं, आप आमतौर पर नाम सुनते हैं भीमदेव, ठीक है बच्चे। द्वितीय के बारे में जानते हैं, जो कि उस समय युवा अवस्था में थे, लेकिन उनको लीड किसने किया था? उनकी माता जी ने। नाम क्या था? नायकी देवी। और उन्होंने कयाद्रा के युद्ध में कौन से बाहरी आक्रमणकारी को हराया था? सवाल पुख्ता है, मजेदार, अच्छा सवाल है। जवाब महमूद गजनवी नहीं, बख्तियार खिलजी नहीं, मोहम्मद बिन कासिम नहीं, मोहम्मद गौरी। दूसरा ऑप्शन एकदम जबरदस्त, एकदम सही, मोहम्मद गौरी आंसर सही है, ठीक है बच्चे। किसको? मोहम्मद गौरी को। मोहम्मद गौरी की जब बात की जाती है बेटा, तो माउंट आबू की लड़ाई में आपने सुना होगा, आपने पढ़ा होगा, वो हार गया था। किसने हराया था? किसने लीड किया था? सिपे सालार कौन था? ये सारी बातें आपको यहां पर बताई जाती हैं। भारत में मोहम्मद गौरी की सबसे बुरी हार माउंट आबू के पास एक जगह है कयाद्रा, वहां के युद्ध में हुई थी। और सोलंकी जो उस समय वहां पर सत्ता में थे, उनके द्वारा हराया गया था। भीमदेव जो थे वो राजा थे, लेकिन वो युवा थे उस समय। उनकी माता जी का नाम था नायकी देवी, और वही असली सिपे सलार थी। उन्हीं के नेतृत्व में भीमदेव ने इस फाइट को लड़ा और मोहम्मद गौरी को पराजित किया। उसके बाद कभी भी मोहम्मद गौरी गुजरात से कभी एंट्री नहीं की, उसने आक्रमण नहीं किया। इस हार के बाद वो समझ चुका था कि यहाँ पर उसका पत्ता साफ हो चुका है। आगे बढ़ते हैं, चलते हैं अगले सवाल पर। दिल्ली सल्तनत से जुड़ा एक और सवाल, बड़ा इंटरेस्टिंग है। दिल्ली सल्तनत, मिडिवल हिस्ट्री, मध्यकालीन भारत, जबरदस्त। दिल्ली सल्तनत के निम्नलिखित शासकों में से किसने मंगोल हमलों का सबसे ज्यादा सामना किया? यानी कि उसके काल में सबसे ज्यादा मंगोल हमले हुए थे, उस दिल्ली सल्तनत के शासक का नाम आपको बताना है। मूवी देखी हुई है आप लोगों ने, मूवी का नाम बवाल हुआ था काफी ज्यादा, संजय लीला भंसाली की मूवी, खिलजी साहब। क्या नाम था? खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी की जब बात करते हैं हम लोग, खिलजी साम्राज्य की जब बात करते हैं मेरे दोस्तों, ठीक है बच्चे, जो ये खिलजी साम्राज्य था, अलाउद्दीन खिलजी जो शासक था दिल्ली का, इसके काल में सबसे ज्यादा मंगोल हमले हुए थे। और उन हमलों से बचने के लिए, हमलों का सामना करने के लिए, इसने दिल्ली में ही एक शहर बसाया हुआ था, सीरी,
और वहां पर सीरी फोर्ट भी है। कौन सा फोर्ट है दोस्तों? सीरी फोर्ट है, याद रखिएगा। ठीक है बच्चे। इल्तुतमिश की जब बात करते हैं तो ये गुलाम वंश का सिपह सलार था, शासक था, और दूसरा सुल्तान था। इसने गुलाम वंश को सही तरीके से स्थापित किया। एक्चुअल में देखा जाए तो इसी द्वारा स्थापित किया गया। चांदी का टंका, जीतल, ये सब जो सिक्के थे ये इसी द्वारा लाए गए थे। लाहौर से दिल्ली में राजधानी शिफ्ट इसी ने की थी। ये सब चीज इसी के नाम पर आती है। इसी की बिटिया का नाम था रजिया सुल्ताना। नाम सुना होगा आपने बेटा। ठीक है बच्चे, पहली महिला शासक थी दिल्ली सल्तनत की जब बात की जाती है। ये सारी बातें याद रखिएगा। फिरोज शाह तुगलक ने जौनपुर बसाया था, इसको भी दिमाग में रखिएगा। बहलोल लोदी लोदी वंश का पहला हो सकते हैं फाउंडर था। ठीक है बच्चे, फाउंडर था बहलोल लोदी लोदी वंश का। अब यहां पर सबसे ज्यादा मैक्सिमम नंबर ऑफ मंगोल अटैक जो थे फेस किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। इसने एक सीरी शहर बसा रखा था, सिटी, दिल्ली सिटी के अंदर एक शहर बसा रखा था सीरी, अपनी कैपिटल बना रखी थी उसने। और इसका मेन कारण ये था कि मंगोल से किस तरह से लड़ा जाए, उससे बचा जाए। ये शहर आपके सामने देखिए, ये किला है, सीरी फोर्ट बसा हुआ है, और साथ साथ में अब नई कंस्ट्रक्शंस भी आ चुकी हैं पास पड़ोस में, ये भी देख रहे होंगे आप लोग। ठीक है बच्चे, तो सजो कर रखा गया है, संभाल कर रखा गया है। इसको हिस्ट्री जानने के लिए ज़रूरी है। किसी भी देश की हिस्ट्री बहुत मायने रखती है वहाँ के लोगों के लिए। निम्नलिखित में कौन सा पहाड़ी दर्रा और संबंधित राज्य या केंद्र शासित प्रदेश सही ढंग से मेल नहीं खाता है? आपको जानकारी देनी है। फटाफट पोल में यानी कि कमेंट बॉक्स में आप लोग आंसर कर सकते हैं। रफ्तार के साथ आंसर करिए दोस्तों, समय कम है हमारे पास, सेशन को भी समाप्त करना और ढेर सारी बातें भी आपको बतानी है। निम्नलिखित में से कौन सा पहाड़ी दर्रा और संबंधित राज्य केंद्र शासित प्रदेश सही ढंग से मेल नहीं खाता? बताइए फटाफट। बनिहाल दर्रा जम्मू कश्मीर बिल्कुल सही जवाब है। सिंधु नदी की जब बात की जाती है उसके द्वारा इस दर्रे को नेचुरली तैयार किया गया, बनाया गया है। जेलेपला दर्रा सिक्किम में है, एकदम सही जवाब। दीफू दर्रा अरुणाचल प्रदेश में, याद करिए। दीफू यंग है, बॉमला और बॉमडिला। दीफू पास है, यंग याप पास है, बॉमला पास है, बॉमडिला पास है, सब कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में है। तो दीफू यंग है, बॉमला बॉम डाल दे। 4 पास एक सवाल में बता दिया मैंने आपको, कहां पर है? अरुणाचल प्रदेश में। शॉर्ट ट्रिक 7 मिनट पर आती है, जरूर देखा करिए। जो जिला दर्रा, ये जम्मू कश्मीर में नहीं है, नई यूनियन टेरिटरी के हिसाब से मेरे दोस्तों ये लद्दाख में है। कहां पर है? लद्दाख में। ठीक है बच्चे, लद्दाख के एलजी का नाम आर के माथुर है। और लद्दाख की जब बात की जाती है तो हेमिस नेशनल पार्क देश का सबसे बड़ा नेशनल पार्क और हाईएस्ट एल्टीट्यूड पे नेशनल पार्क लद्दाख में ही। सारी बातों को याद रखिए मेरे दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, चलते हैं अगले सवाल पर। निम्नलिखित में से कौन सी खबर और स्थान या संस्थान सही ढंग से मेल नहीं खाते? कौन सी खबर स्थान और संस्थान सही ढंग से मेल नहीं खाते? आपको पकड़ना है और जानकारी देनी है। देश की पहली जल एम्बुलेंस यानी कि वाटर एम्बुलेंस केरल, क्या सही है? आपको सोच के बताना है। देश की पहली एयर एम्बुलेंस बेंगलुरु, बिल्कुल सही जवाब। प्रथम महिला एम्बुलेंस चालक कहां पर? तमिलनाडु में। नाम क्या है? वीरलक्ष्मी। देश का पहला पोर्टेबल अस्पताल विकसित किसने किया? आईआईटी मद्रास ने। सही जवाब बेटा। ऑप्शन अगर देखा जाए तो सारे सही हैं, लेकिन पहला वाटर एम्बुलेंस कोझिकोड में नहीं है, पहला वाटर एम्बुलेंस कोची में है। देखिए इस तरह से बारीक बारीक गलतियां होती हैं जिन्हें पकड़ना जरूरी होता है। तो इस नजरिए से पहला ऑप्शन गलत हो जाता है। तो बेटा ये करंट से संबंधित था और पहली पहली जानकारी थी, सारी इंपॉर्टेंट है। ठीक है बच्चे, तो अटल रैंकिंग भी आई थी हमारे देश में इंस्टीट्यूशंस की, उसमें भी आईआईटी मद्रास टॉप पर था, ये भी याद रखिएगा। ठीक है बच्चे, तो इस प्रकार के सवाल एग्जाम में बन जाते हैं। आप तक जानकारी पहुंचाना तूफानी वो हमारा काम है, हम पहुंचाते रहेंगे आप तक जानकारी इसी प्रकार से। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल में। लोनार झील की जब बात की जाती है, इसे हाल में ही नए रामसर साइट के रूप में नामित किया गया है। यह महाराष्ट्र के किस जिले में स्थित है? आंसर क्या है? बुल्ढाना। आंसर क्या है मेरे दोस्तों? बुल्ढाना इज अ राइट आंसर। आगे बढ़ जाते हैं अगले सवाल पर। देखिए महाराष्ट्र के बुल्ढाना जिले में है लोनार, एक उल्कापात झील है, मतलब इसकी उत्पत्ति जो है वो उल्का से हुई थी।
आगरा के सोर सरोवर को भी रामसर साइट में शामिल किया गया है। इस तरह से हमारे देश में टोटल रामसर साइट कितनी होगी? 41। और सबसे ज्यादा कहां पर है? उत्तर प्रदेश। मैक्सिमम कहां पर है मेरे दोस्तों? 7 हैं उत्तर प्रदेश में, याद रखिएगा। जब हम इंटरनेशनल रामसर कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स की बात करते हैं तो 1971 में ये हुआ था, पहले भी जानकारी दी जा चुकी है। और रामसर एक शहर है कहां पर? ईरान में। ईरान में ही सबसे ज्यादा केसर होता है, 41 टोटल, और मैक्सिमम उत्तर प्रदेश में। आपसे पूछा जा रहा है मेरे दोस्तों एक सवाल, बता दीजिए मुझे फटाफट इस सवाल का जवाब। वो दो कौन से शहर हैं जिनको यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज सिटीज में शामिल किया गया है? मध्य प्रदेश के हैं, नाम क्या है उनका? ओरछा और ग्वालियर। कौन कौन से शहर है मेरे दोस्तों? ओरछा है और ग्वालियर, जिसे वर्ल्ड हेरिटेज सिटी के तौर पर मान्यता मिली है। और ये जानकारी किसने दी है? यूनेस्को के द्वारा इसे बताया गया है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? पेरिस में है। और प्रेसिडेंट का नाम मेरे दोस्तों ऑड्रे अज़ाउले है। क्या नाम है? ऑड्रे अज़ाउले प्रेसिडेंट का नाम है, इसे याद रखिएगा। पहली हेरिटेज सिटी हमारे देश की अहमदाबाद, दूसरी जयपुर। ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला सवाल मेरे दोस्तों ये है कि मैं डेली करंट अफेयर लाता हूं 8 बजे आपके लिए, मंडे टू संडे। संडे को स्पेशल क्लास होगी 1.5 घंटे की, जिसमें पूरा वीकली करंट पढ़ाया जाएगा आपको, तो जुड़िएगा जरूर। अनअकैडमी पर आता हूँ, भास्कर प्रताप मिश्रा इज माई नेम। फॉलो कर लीजिए, नोटिफाई मी कर लीजिएगा, जरूर जुड़िएगा। ठीक है दोस्तों, अब किसी भी सब्सक्रिप्शन को आप लेना चाहते हैं अनअकैडमी पर तो इस कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं, और साथ साथ में फ्री क्लास एक्सेस करना चाहते हैं तब भी इस कोड का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो, जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिए। आज के इतना काफ़ी है। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू। जाते जाते लाइक करके जाइएगा।